हेलो गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है बेसिकली ऑडिट के ऊपर। और ऑडिट में भी जो हमारे सबसे ज़्यादा जो मायने रखते हैं चीज़ें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और उसमें भी एसए 505 एक सिंपल सा ऐसे है, लेकिन कई बार हमें नहीं पता होता, तो इस कारण से हमें जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और वीडियो पूरी तरीके से अप टू डेट है। अगर इसमें कोई चेंजेस आए हैं तो वो सभी इस वीडियो के अंदर वो शामिल हो चुके हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। और नवंबर 2020 एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए एकदम रेलिवेंट वीडियो होने वाली है। ऐसे 505 जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे 505 यानी पाँच कहीं बाहर जा रहा है किसी और के साथ। इसी का मतलब यहाँ पे भी ये है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यानी ऐसे 505 जो बेसिकली डील कर रहा है, इसका जो नाम है वो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और तो सबसे पहले जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है, किस कारण से ली जाती है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कौन लेगा, किससे लेगा, कब लेगा, ये सारे जो सवाल हैं आपके आपके मन में आने चाहिए। ऐसी मैं मान के उम्मीद चल रहा हूँ कि आपको, चाहे आपने पहले पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये बहुत सारे जो सवाल हैं जो आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक होता है आपको उसके संदर्भ में जो इतने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके दिमाग में उठने चाहिए। तो इन्हीं क्वेश्चंस के हम बारी-बारी से हर एक चीज़ को समझेंगे, और मैं उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हो जो मैं वीडियो बनाते समय नहीं सोच पा रहा हूँ कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता सकते हो। मैं डेफ़िनेटली जल्दी से जल्दी हर एक आपके डाउट्स, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैंने आज देखा कि कमेंट आया हुआ था कि लेटेस्ट वीडियोज़ की माँग की जा रही है, एंड टू एंड जो भी मेरे पास लेटेस्ट हैंड रिटन नोट्स थे, क्योंकि वरना मैं इसको टाइपिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज कर रहा था, उसमें थोड़ा टाइम लगता, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले जब जिस चीज़ की डिमांड आ रही है तो हमें वो चीज़ सामने वाले को उसी टाइम पे प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैं हैंड रिटन नोट से ही आपको अभी ये कवर करवा रहा हूँ। सेम बहुत जल्दी आईटी का भी मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और ऐसे ही अभी हमारा कंटिन्यू सेशन चलता रहेगा। कहीं पे पीडीएफ के फॉर्म में जो हमारा प्रिंटेड फॉर्मेट होगा वो भी आपके सामने मैं अभी शेयर करता रहूँगा जहाँ-जहाँ पे जब-जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज की अभी ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम पूरा ऐसे 505 0 टू 100 लेवल तक का कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको पता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है। किसी बाहरी इंसान से कोई चीज़ हमें पूछना, माँगना, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा और एक जनरल लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जो कि उससे आप समझ जाओगे। ये है, आप ज़्यादा ही बड़े हो गए हो आप इस कारण से, और ये है आपके घरवाले। इनके पास है ₹100, इन्होंने दिया आपको ₹90, आपको भेजा यहाँ से मार्केट, और इनके कोई जानने वाले मार्केट में, जैसे कि मिस्टर एक्स, इनकी शॉप है, कोई सामान लाने के लिए भेजा था। तो शॉप से आपने सामान लिया 80 का, ठीक है? यानी आप आए, इनको ₹90 दिए, उन्होंने आपको वापस ₹10। आपने घर वालों को जाके बताया कि ये लो जी आपके सामान की मैं टोकरियाँ ले आया हूँ भर-भर के, ये लो टोकरी। वो कहेंगे पैसे? तो जी पैसे तो पूरे कर चुके, कितने? तो आप कहोगे जी 90 के 90 का सामान आ गया पूरा ₹90, और ये ₹10 आपकी यहाँ पे प्रॉफ़िट इनकम हो गई है, ठीक है? लेकिन अब आपके घरवाले जो थे, वो थोड़े शक की मिजाज के थे, आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने थोड़े टाइम बाद जस्ट यस कर दिया, नॉट राइट नाउ। उन्होंने तुरंत थोड़ी देर बाद ही आपके साइड होने के बाद क्या किया हुआ, इनको लगाया फ़ोन, ट्रिन ट्रिन, इनमें बजी घंटी, इन्होंने उठाया फ़ोन। जी वो सामान लेने आया था लड़का, तो बताओ कितने रुपए का सामान लिया? उन्होंने कहा जी ₹80 का सामान लिया और ₹10 मैंने वापस कर दिया। अच्छा,
आपके घर वालों को आपको पता चल गया कि 10 रुपये हमारे मार लिए, चोरी कर लिया आपने 10 रुपये, नहीं आपने झूठ बोला अपने घर वालों से, ऐसा कि नहीं करना चाहिए था आपको। अब इनकी निगाहें आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क करी, अब इसको हम आगे से कुछ भी सामान देंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा डाउट हो गया। यही सभी है जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली इन्होंने। इसी प्रकार से क्या है, जब हम ऑडिट में बात करते हैं चीज़ों की, जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती है, देखने को हमें मिलती है। अब बात करेंगे हम ऑडिट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है? तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बी डिफाइंड external confirmation may be defined as an audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party, the confirming party यानी आपके केस में यहाँ पे दुकानदार हो गया, in paper form or by electronic or other medium। यानी किसी भी साधन से, यानी आपके जो पेरेंट्स ने पूछा था, किससे पूछा था, उन्होंने फ़ोन करके पूछा था और यहाँ पे आप ईमेल के माध्यम से भी मंगवा सकते हो। बेसिकली जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यहाँ पे हम डेटर के केस में ले सकते हैं बैलेंस कंफर्म करवाने के लिए। और भी बहुत सारे केसेस हैं उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, यानी किसी बाहरी तीसरे आदमी से हम यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं, हमें ये इस बात का यहाँ पे पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को भी कोई डाउट होगा ही नहीं, अभी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और होना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। ओके, तो फिर वो बात की जाती है कि 2 प्रकार की क्या है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती है, एक पॉजिटिव, दूसरी भेजी जाती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये भी आप सभी को पहले से पता थी या नहीं पता थी, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। अब हम चलते हैं आगे। तो पॉजिटिव कौन-सी होती है, नेगेटिव क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपके दिमाग में अब सवाल उठने शुरू हो गए होंगे। तो इनके सवालों के जवाब भी आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। तो पहली बात की जा रही है यहाँ पे पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की। तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? तो ये हो गई यहाँ पे पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जस्ट हाइलाइटर सही है इसमें। पॉजिटिव रिक्वेस्ट कौन-सी होती है? ए रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी, साइज़ बढ़ा देते हैं ना इसका, किधर से बढ़ेगा? A request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information। कहा जा रहा है कि जैसे आप वाले केस में आपके जो पेरेंट्स है उसको यहाँ पे हम बना देते हैं ऑडिटर, और उन्होंने फ़ोन किया किसी बंदे को, यानी शॉपकीपर को, और उससे कहा कि मैंने उसको 90 रुपए दिए थे, क्या आपके पास वो 90 रुपए का सामान लेके गया? अगर आप सहमत हो, तो भी आप हमें बताओ, और अगर आप असहमत हो, तो भी आप हमें बताओ कि क्या उसने 90 की शॉपिंग करी, कहीं उसने 100 की तो नहीं कर ली है, और या उसने 80 की तो नहीं करी है। तो यानी चाहे आप सहमत हो कि हाँ 90 की करी है या 80 की करी है, तो आप दोनों केस में हमें आंसर भेजोगे कि हाँ। वो यहाँ पे ए रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information। यानी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताओ क्या आपने 90 रुपए की उसको सामान दिया है या नहीं दिया, क्योंकि मेरे यहाँ से 90 रुपए गए हैं, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 90 पूरे आपके पास पहुँचे। अगर आपके पास 90 पूरे पहुँचे तो भी आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 80 पहुँचे तो भी बताओ, और नहीं पहुँचे तो भी बताओ। तो दोनों केसेस में बतानी पड़ेगी यहाँ पे। और नेगेटिव कौन-सी होती है उसके बारे में अब बात की जाएगी। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कौन-सी होती है? A request that the confirming party respond directly to the auditor only। यानी यहाँ पे जो मेन फोकस वाली बात की गई है यहाँ पे, वो ये की गई है ओनली। ओनली इसमें जो मेन ध्यान रखना, केवल और केवल जब भी आप मुझे बताना अगर वो 90 रुपए का नहीं सामान लेके गया तो। इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। अगर आप मेरी बातों से असहमत हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है मुझे बताने की भी।
ऑडिटर शुड यूज नेगेटिव कंफर्मेशन them only if all of the following are present। लेकिन ऑडिटर किन परिस्थितियों में नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करेगा, ये सभी बातें उसे वहां पे अगर मिलती है तो तभी वो यूज करेगा नेगेटिव, अदरवाइज वो पॉजिटिव ही यूज करेगा। तो कौन सी है वो बातें, कौन सी चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखनी है, वो हम बात कर लेते हैं अभी की अभी। पहला पॉइंट है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इज लो। अगर उसे वहां भरोसा है कि इन सभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें गलती होने के चांसेस और खतरा बहुत कम से कम है, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, आइटम कंटेन्स स्मॉल अमाउंट, और जैसे 80 रुपये 100 रुपये के लिए कि चल कोई बात नहीं, हाँ ना करता है तो ठीक है, हालांकि 80 90 100 रुपये की कोई वहाँ पे रिक्वेस्ट कंफर्मेशन नहीं दी जाती है, हजारों में लाखों में ऐसी बातें होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, और उसे उम्मीद बहुत कम है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा गलत, और नो रीजन टू बिलीव दैट रिसिपिएंट में डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट, और उसको कोई ऐसा कारण और ऐसा बिलीव भरोसा नहीं मिलता कि जो रिसिपिएंट है जिसके पास वो भेज रहा है रिक्वेस्ट, वो उसको देखेगा ही नहीं और इग्नोर कर देगा, कि कोई भाव देगा ही नहीं उसको, ऐसा कोई कारण भी नहीं मिलता। तो इसमें 5 बातें अगर उसको मिलती है कि ये सब सही है, ओके है, तो ही वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, अदरवाइज वो नहीं भेजेगा। कौन सी बातें फिर से हम रिवाइज करेंगे। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इज लो, यानी रिस्क क्या है, बहुत कम से कम है, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, और आइटम्स उनमें शामिल है केवल छोटा-छोटा अमाउंट, और लो एक्सेप्शन रेट है, यानी कि अगर गलती होने के चांसेस भी क्या है, बहुत कम से कम है। एक्सेप्शन यानी ना के भी ना है ना, और कोई रीज़न, कोई ऐसा उसे भरोसा, ऐसा कारण नहीं लगता कि कोई सामने वाला उसकी जो बातें हैं उसे इनकार करेगा या छुपाएगा या उसे कुछ नहीं बताएगा। तो ये सभी बातें हैं जब वो ध्यान रखेगा जब नेगेटिव उसे भेजनी है, तो अदरवाइज़ वो पॉजिटिव ही भेजेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब सामने वाला आपकी हर बात को सुने, माने और आपको रिस्पॉन्ड भी करे। क्या होगा उन परिस्थितियों में जब सामने वाला आपकी बातों को नहीं मानेगा? जैसे कई बार होता है आप सामने वाले को किसी को जैसे फ़ोन करते हो, जब फ्रेंडशिप में होते हो, ज़रूरी तो नहीं है ना हर बार आपकी बातें वो अच्छे मीठी-मीठी बातें करके ही आपसे बातें करे। कई बार लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं, तो वही बात है, नो रिस्पॉन्स, और कई बार फ़ोन भी नहीं पिक होता, कई बार बिज़ी भी आता है, तो वही सभी परिस्थितियाँ यहाँ पे भी होती है। A failure of the confirming party to respond or failing respond to a positive confirmation request or a confirmation request written undelivered। कहा जा रहा है उन परिस्थितियों में जब या तो कंफर्मिंग पार्टी फेल हो जाती है आपको जवाब देने में, यानी आपने जिसे जवाब मांगा था, और टू ए कंफर्मिंग पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, और एक कंफर्मिंग रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर, और जो या फिर आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो अनडिलीवर, यानी आपके पास अभी वापस आ चुकी है, यानी उसको सामने वाले को जिसको भेजा था उसके पास तक बात पहुंची ही नहीं है। एक्सेप्शंस है इसकी कुछ, यानी कि इन सभी बातों में आप चीज़ों को थोड़ा-सा लीनिएंट हो सकते हो, यानी यहाँ पे आप थोड़े ठीक-ठाक भी चलोगे तो भी ठीक है। जैसे a response a response that indicate that a difference between information requested to be confirmed or contained in the entity's record and information provided by the confirming party। कहा जा रहा है बहुत सारे मतभेद भी हो सकते हैं, जैसे कोई रिस्पॉन्स है डेट इंडिकेट जो दर्शाता है डिफरेंस है, यानी कि मतभेद है, यानी कि अगर वो 100 बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं 90 है, वो कह रहे हैं 80 है, तो ये क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू द कंफर्म, जिस बात को हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, और कंटेन इन द एंटिटी रिकॉर्ड्स, और जो शामिल है एंटिटी के रिकॉर्ड्स में, एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, यानी एंटिटी कह रही है कि 100 रुपये है, सामने वाला कह रहा है 90 है, और कोई कह रहा है 80 है, तो ये सारी क्या एक्सेप्शंस हैं। The exceptions need to be accessed to the entire population after analyzing the reason for difference। और ये क्या है, पूरी बातें पूरी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, एक्सेस एग्जामिन करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें डिफरेंसेस को भी पता लगाना पड़ेगा, क्या इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है। कहीं हो सकता है कि जो दुकानदार है वो किसी पुरानी बातों से आपके चिढ़ा हुआ है, तो कहीं आपको वो पिटवाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेगी जब आप एनटीटी के केस में भी देखते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जिसके थ्रू जो हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं उसका कोई पहले से कोई और डिस्प्यूट वगैरह जिस कारण से वो गलत बातें बता रहा हो, कहीं वो हमारी पार्टी सही हो, यानी हमारा क्लाइंट तो सही हो लेकिन सामने वाला ही गलत दे रहा हो, तो कुछ चीजें हैं।
अब रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी जो रिस्पॉन्स है हम उस पर कितना भरोसा करेंगे। Auditor shall determine whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures। जो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना होगा कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है क्या वो उसे एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। While determining, और जब वो ये डिटरमाइन करेगा appropriateness and reliability of such procedure, he shall consider following factors। कि हाँ वो कर सकता है और ये सही भी है और ये रिलायबल है यानी भरोसेमंद भी है, तो उसको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। यानी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, यानी सबसे पहले तो भैया आप जिस पार्टी से करवाना चाहते हो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी वो कैसा बंदा है उसके बारे में भी तो जान लो। Responses to the confirmation request may not be reliable if confirming party is related to the client entity। जो रिस्पॉन्स देने वाली पार्टी है और अगर उसका और जो हमारा क्लाइंट है उसके बीच में यानी रिलेटेड पार्टी का अगर संदर्भ है यानी रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कि वो कुछ और भी बता दे, यानी वो हो सकता है सही जानकारियां ना दे, हाँ में हाँ मिला दे। तो वो बातें भी आपको जब ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरा, नॉलेज अबाउट द मैटर, यानी आप जिससे पूछना चाह रहे हो क्या सामने वाले को उसके बारे में नॉलेज भी है या नहीं। The reliability of the response depends on the knowledge of the confirming party about the subject matter being confirmed। यानी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी दुकान पे दही बल्ले की चाट मिलती है, लेकिन आपकी दुकान फॉर्चून की है, यानी आप आटा दाल चावल बेचते हो, तो वो कहेगा जी क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं है तो किसकी बातें करने लगे। तो यानी जो मैटर है उसके संदर्भ में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। विलिंगनेस ऑफ थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड, और क्या उसकी इच्छा शक्ति भी है आपको जवाब देने में, यानी विलिंगनेस ऑफ थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड। समटाइम्स थर्ड पार्टी में नॉट बी विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, कई बार कि भैया मेरा काम तो है ही नहीं, मैं जो इस लफड़े में पढ़ूं मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। तो ये सारी बातें उसको जब वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर तैयार करेगा कि हाँ सही है, तो ये सभी चीजें उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, ऑब्जेक्टिविटी, जिस पार्टी को वो भेजना चाहता है कि उससे हमें कंफर्म करवाना है। दूसरा, क्या बताया था अभी, नॉलेज, कि उसको उस बारे में नॉलेज जानकारी भी है या नहीं। तीसरा, विलिंगनेस, उसकी इच्छा शक्ति, क्या वो चाहता भी है या नहीं। इफ ही हैज डाउट, अगर उसको कुछ डाउट लगते हैं यानी ऑडिटर को, अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स ही शैल ऑब्टेन फर्दर एविडेंस टू रिजॉल्व डाउट। यानी अगर उसे लगता है कि कुछ रिलायबिलिटी जो रिस्पॉन्स उसे मिलने वाले हैं यानी उसके जो जवाब मिलने वाले हैं उसमें कुछ शक संदेह यानी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसे और भी ज्यादा एविडेंस प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे जिसके माध्यम से वो अपने जो शक संदेह है उसको दूर कर पाए। इफ रिस्पॉन्स इज फाउंड टू बी अनरिलायबल, अगर उसे लगता है कि जो रिस्पॉन्स है यानी जो जवाब मिला है उसको अनरिलायबल है यानी बेना मतलब भरोसा कर ही नहीं सकता है, इट में इंडिकेट फ्रॉड रिस्क फैक्टर, और उसे लगता है इसके अंदर शामिल है कि कुछ खतरा है, he shall consider its effect on nature, timing, extent of other procedures। यानी जब वो और दूसरे तौर तरीके अपनाएगा तो उस टाइम पे एनटीई का मतलब होता है नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को भी वो ध्यान में रखेगा, किस हद तक कौन सा और कितना करना है, ये सभी बातें भी उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या तरीका होता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किस प्रकार से भेजी जाती है, क्या प्रोसीजर होता है। When using external confirmation procedure, the auditor shall maintain, उसे maintain रखना पड़ता है controls उसके ऊपर over external confirmation request including, और उसमें शामिल है, पहला, determine करनी पड़ेगी कि कौन सी information उसे confirm करवानी है सामने वाली पार्टी से, यानी पहला हो गया determining, पहला मतलब डी, एस, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी, और फिर क्या है उसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी भैया कौन सी बातें हम किसके द्वारा हमें कंफर्म लेनी है। ऐसे थोड़ी ना कि अगर मुझे किसी भी अगर डेटर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं क्रेडिटर को भी वो चिट्ठी भेज दूंगी, बताओ तुम भी ये बताओ, तो ऐसा नहीं होगा। डेटर जिसकी मुझे लेनी है, जिसका हाई वैल्यू है, जिसके साथ ज्यादा डीलिंग हो रही है, जिसके ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में। सी, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसके बाद में डिजाइन भी तो करनी पड़ेगी ना जो रिक्वेस्ट बनाई है, और उसमें शामिल होगा डिटरमाइनिंग दैट रिक्वेस्ट आर प्रॉपर्ली एड्रेस, यानी अच्छे से एड्रेस की जानी चाहिए जहां पे उसको पहुंचना है, एंड कंटेंट रिटर्न इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर, और उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ये मेरा ऑडिटर का एड्रेस है, आप लोग मुझे ही बताओगे, कंपनी को नहीं बताओगे, यानी सीधा मुझसे बात चल रही है तो मेरे से ही करोगे, किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यानी हमें इसमें कौन कौन से प्रोसीजर पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा,
दूसरा सेलेक्ट करनी पड़ेगी पार्टी को, तीसरा डिजाइन करनी पड़ेगी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, और फिर हम इसको डिजाइन करने के बाद सेंड कर देंगे द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप, उसके शामिल होगा फॉलो अप रिक्वेस्ट अगर हमें जवाब नहीं मिलता व्हेन एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी। तो ये हमें इसमें 4 प्रोसीजर का ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी पहला डिटरमाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग एंड सेंडिंग। पहले डिटरमाइन करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे हम पार्टी को, फिर डिजाइन करेंगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और फिर सेंड कर देंगे। डिजाइन करते हुए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो क्या होगा इसमें, द डिजाइन ऑफ अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली affect the confirmation response rate and the reliable and the nature of the audit evidence obtained from responses। डिजाइन करते हुए हमें ये सभी बातें ध्यान में रखनी होगी कि डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकती है उस रिस्पॉन्स की रेट को किस हद तक, और उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, क्या नेचर होगा ऑडिट एविडेंस का जो हम इसके माध्यम से उसे मंगवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम डिजाइन करेंगे। फैक्टर्स टू कंसिडर, और जो बातें हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। बहुत ज्यादा जो स्पेसिफिक है, जो हमें पहले से पता चल चुका है, यानी जो आइडेंटिफाई हो चुका है रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट का, तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इसमें भी वो शामिल तो नहीं हो सकता कि हमारे जवाब और जो रिस्पॉन्स है वो गलत हो। द लेआउट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, किस प्रकार की हमारी प्रेजेंटेशन होगी और किस प्रकार का हमारा उसमें लेआउट होगा, कंटेंट होगा जो हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। प्रायर एक्सपीरियंस, जो हमें पुराने ऑडिट करते समय जो हमें एक्सपीरियंस मिला, जो तजुर्बा मिला, जो मान सम्मान मिला और जो इज्जत मिली, उसको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। द assertions being addressed, और जो हमारी assertions हैं वो भी हमें यहाँ पे एड्रेस करनी पड़ेगी। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे ज्यादा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव भेजनी है या फिर नेगेटिव भेजनी है। मैनेजमेंट ऑथराइजेशंस और एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, और जो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशंस और एनकरेजमेंट शामिल होनी चाहिए कि मैनेजमेंट कहे जो पार्टीज जिससे हम रिक्वेस्ट मंगवाना चाह रहे हैं उनको कि भैया आपके पास हो सकता है ऑडिटर को चिट्ठी विट्ठी भेजे, तो आप उनको जवाब दाखिल कर देना और सही करना जो आपके पास हो। ऐसी होनी चाहिए मैनेजमेंट की, यानी जो सहयोग करने वाली हो। ऐसी ना हो कि जो ऑडिटर चिट्ठी भेजे पहले मुझे भेजना है कि उसने क्या भेजा, क्या मांग कर रहा है, पहले मुझे दिखाओ, जब मैं कहूँ तो यही जवाब भेजना। ऐसा नहीं होना चाहिए। The ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information, जैसे invoice amount versus total amount, यानी सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कि हमें एक इनवॉइस का अमाउंट पूछना है आपसे या पूरे टोटल का अमाउंट पूछना है, यानी आपके पास कितने ट्रांजैक्शन है सारी बताओ, या फिर हम एक इनवॉइस को उसको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, यानी वो थोड़ा समझदार भी होनी चाहिए वो पार्टी जवाब देने के लिए। तो ये सारी चीजें उसे ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर मैनेजमेंट मना कर देता है कि नहीं मत भेजो मेरी पार्टी को, किसी को भी कोई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कोई नहीं करेगा, तो आपको कारण पूछने पड़ेंगे, क्यों क्यों ना भेजे हम, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए। तो ये सभी बातें भी हैं, तो जो हो सकता है कि एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या हमें करना होगा। If management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall, जब auditor क्या करेगा, इंक्वायर करेगा यानी पूछताछ करेगा, as to management reasons for the refusal, यानी क्या कारण है कि आप मुझे मना कर रहे हैं, and seek audit evidence as to their validity and reasonableness, और देखेगा कि जो ऑडिट एविडेंस मुझसे उससे मिलने वाले थे वो कितने वैलिड हो सकते थे और कितने रीजनेबल, और इवेल्युएट करेगा द implications of management refusals on the auditor's assessment of the relevant risk of the material misstatement, और वो उसको देखेगा, एग्जामिन करेगा और इवेल्युएट करेगा कि क्या क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं मैनेजमेंट के मना करने से मेरे ऑडिट असेसमेंट के ऊपर। क्या इससे कोई ऐसा हो सकता है कि मटेरियल रिस्क हो, स्टेटमेंट हो जो छुपी की छुपी रह जाए, जो मैं देख ही ना पाऊं, यानी जो इनकी मिली भगत है वो हो सकता है अगर मना करने से बाहर सामने ना आ पाए। इंक्लूडिंग उसमें शामिल है द रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड हो सकता है, एंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कि इसके माध्यम से मुझे जो बाकी मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग है वो सभी चीजें भी मेरे फिर डिफर करेंगे और डिपेंड करेंगे मुझे उन्हें चेंज करना है या नहीं करना है। यानी कोई जेन्युइन कारण होगा तो ठीक है, नहीं तो उसे अल्टरनेट प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे। परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइंस टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, और क्या वो दूसरे तरीके तौर तरीके अपना के प्रोसीजर क्या वो जो एविडेंस है वो ऑब्टेन कर पा रहा है या नहीं। If the auditor concludes that management's refusals to allow the auditor to send a confirmation request
अगर ऑडिटर ये सभी बातें सोचने, विचारने और डिस्कशन करने के बाद मैनेजमेंट से उसको ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड ए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट अनरिलायबल है, यानी ये बेतुका है, यानी बिल्कुल नहीं है, यानी वो आपसी बातें हैं जिस कारण से वो नहीं बताना चाह रहे हैं। और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, और ऑडिटर को कोई भी रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं जब वो अपने दूसरे तौर तरीके भी अपनाता है। जब द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द सेम विद द TCWG एंड those charged with governance in accordance with एसए 260, यानी कम्युनिकेशन विद TCWG। एसए 260 क्या है? यही है कम्युनिकेशन विद TCWG। आप किस प्रकार से बातें करोगे TCWG से और कौन कौन सी बातें बताओगे। तो ये आपका मैनेजर मना करता है कि मैं सामने वाले से कंफर्मेशन ना लूँ, तो आप मैनेजमेंट को कहो कि वो मुझे लेने दें और आप मुझे अलाउ करो। The auditor shall also determine the implications on the audit and the auditor's opinion in accordance with the SC 705। यानी ऑडिटर को ये सभी बातें, ये सभी प्रभाव, ये सभी कारण उसको ध्यान रखने होंगे जब वो अपने ऑडिट ओपिनियन देगा। और अगर कुछ एडवर्स चीजें पता लगती है या फिर नहीं पता लग पाती है तो दोनों उसको अपने ओपिनियन में बतानी पड़ेगी। नॉन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव में तो जब भी आएगी जब अगर आप मना कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव में तो दोनों केसेस में आएगी। अगर 80 रुपये खर्च किए तो भी बताओ, 90 किए तो भी बताओ। अगर नहीं आती है तो इट मीन्स फेलियर ऑफ द थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड और द रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर, यानी जो थर्ड पार्टी जिसके माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन, हमें जो कंफर्मेशन मंगवानी है वो फेल हो रही है जवाब दाखिल करने में, या फिर जो हमने रिक्वेस्ट भेजी वो हमारे पास वापस आ गई है। इन केस ऑफ ईच नॉन रिस्पॉन्स ही शैल परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर। अगर हर बारी के जो भेजी उसने 2-3 बार और हर बार उसे नॉन रिस्पॉन्स आ रही तो उसे दूसरे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, यानी जिस कारण के लिए उसने भेजी थी उसको हासिल करने के लिए। However, if he determines that response is necessary, अगर उसे लगता है कि जो रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, thus alternate procedures do not provide sufficient appropriate evidence, he should determine its effect on audit report। ये केवल मुझे वहीं से पता लगेगा तो ही मुझे सही पता लगेगा। अगर मैं कहीं और से मुझे नहीं पता लग पाता है बातें, वो मुझे सही बातें नहीं बता पाएँगे, तो वो ये सभी बातें और उसके प्रभाव अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा कि भैया मैंने भेजी थी लेकिन मुझे वहाँ से नहीं मिल पाई है। तो अब आप देख लेना इन्वेस्टर्स जो भी हो, कल को आप मुझे ये मत कहना कि कुछ मेरा नुकसान हो गया। एक्सेप्शंस भी है इसकी, कुछ अपवाद है जैसे इट मीन्स अ रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग डिसएग्रीमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो गया हो, यानी पार्टी सहमत ना हो तो भी ना भेज रही हो। और ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट एक्सेप्शंस टू डिटरमाइन वेदर दीज आर इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट। और ऑडिटर को करनी चाहिए इसमें इन्वेस्टिगेट शुरू कि कहीं इसमें कोई मिसस्टेटमेंट तो शामिल नहीं है, कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं। तो ये था हमारा ऐसे पूरा 505। अच्छे से मैंने आपको कवर करवा दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। मैं उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। अब आपका यहाँ पे सवाल ये हो सकता है कि इसमें किस चीज़ों के लिए हम ये चीज़ें मंगवाते हैं। तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल्स है जो हम कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट किस-किस केसेज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एसेट्स करवा रहा हूँ आपको और इस साइड में करवा रहा हूँ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की कौन सी साइड की किस बातें की, तो पहला एसेट्स है जो हर किसी को पता होगा कि डेटर्स केस में। प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स, यानी कि आपके ज़मीन के कागज़ किसी और पार्टी के पास में रखे गए हैं। टाइटल डीड्स हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, यानी किसी और पार्टी के पास है। थर्ड, स्टॉक है किसी और पार्टी के पास है। स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। 3 यहाँ के हो गए हैं, यहाँ के भी देख लेते हैं लायबिलिटी साइड में। बैंक का लोन, बैंक से लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी बताओ कितने का लोन ले रखा है हमारे क्लाइंट ने। तो क्लाइंट तो कह रहा है कि मैंने बिल्कुल नहीं ले रखा है, 1 लाख का ले रखा है, लेकिन बैंक वालों ने भेजा तो कहे नहीं जी ये 1 लाख का तो ये 2 लाख का सीसी है, 3 लाख का ओडी है और इतना इतना क्रेडिट का है ये वो। तो फिर हमें क्रेडिटर बताओ कि आपको कितनी पेमेंट बाकी है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं सब पेमेंट कर दिया। और बिल्स पेबल, यानी कितने बिल्स की अभी हमें पेमेंट और करनी बाकी है। 3-3 मैंने एग्जांपल इसके बता दिए हैं कि इन केसेस में हम मोस्टली क्या है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सामने वाला हमें बताए कि क्या बातें सही है और क्या गलत है।
तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा होगा। बस हमेशा पढ़ते रहो और पढ़ते रहो आगे। चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर लेना, वीडियो को लाइक करना हो कर लेना, लेकिन देखते रहना और पढ़ते रहना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आपको इसको पूरा क्लीन में चाहिए तो मैं एक बार आपको इसको व्यू करवा देता हूँ पूरे क्लीन। वेट वेट वेट, इसको clean करवाएं। तो किसी को फोटो वगैरह लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो है वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जो प्रोसीजर है उसका कोड याद रख लेना है, DSDS, डिटरमाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग और सेंडिंग। इससे आपको आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपका, आपके पेरेंट्स वाला, वो ध्यान रख लेना, कहीं पे भी कोई डाउट वगैरह नहीं आएगा आप लोगों को। जो बातें जब हमसे डील करती है तो हम उसमें अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन।